वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और टॉपिक इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हम कुछ और बोलते हैं और फिजिक्स में आते ही आते इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ये क्वांटिटी पूरी तरह से एक अलग तरह से डिफाइन की जाती है। तो टॉपिक है एरिया वेक्टर। अब चौंक गए ना आप लोग कि एरिया वेक्टर। एरिया तो हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि जनरली अगर आप देखें तो एरिया हम किसको कहेंगे कि सरफेस पर जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। लाइक आप इसको कहते हैं अगर लेंथ और इसको आप कहते हैं ब्रेथ, तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ एंड दिस इज एरिया। तो अब यहां क्वेश्चन आ गया कि एरिया है तो एरिया में हम कैसे कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर तो कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने ले लिया सपोज एक सर्कल। अब सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में क्या हो जाएगा, रेडियस इज आर, तो आप इसका एरिया कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर के साथ में इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी था। और जनरली अगर हम किसी भी सरफेस पे देखें तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं, हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ या पाई आर स्क्वायर या कोई भी और सरफेस है उसका एरिया का जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको वेक्टर क्यों कह रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एरिया जो हम निकाल रहे हैं ये एरिया क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। अब आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं कि प्लेन में कितना एरिया है। अब प्लेन वो हमारा वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है और ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है। जैसे मैंने ये कह दिया एक वर्टिकल प्लेन हो गया। अब इसमें आप इसको कहेंगे लेंथ और इसको कहेंगे ब्रेथ, तो इसमें भी आप एरिया क्या ले लेंगे, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल। तो यहां पर भी ऐसा कोई कंफ्यूजन अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी हम इसको वेक्टर क्यों कहें। तो वेक्टर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि फिजिक्स में जैसे ही हम स्विच करते हैं मैथमेटिक्स से, और फिजिक्स सब्जेक्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रिकी है और इसीलिए ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत माइन्यूटली बच्चों को समझाना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो के साथ में आपके साथ में आया हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसे वेक्टर क्यों मान रहे हैं। फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनमें हमें एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यह समझा देते हैं कि जो भी हमारा एरिया है, हम एरिया को वेक्टर दिखाएंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शन दिखाएंगे। अब डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, सपोज हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मानते हैं कि ये हमारा इस प्लेन में रखा हुआ है, तो दिस इज एरिया। अगर हम कहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया वट एवर द लेंथ वट एवर द ब्रेथ, एरिया हो जाता है। अब अगर हम सपोज इसको कहें वेक्टर, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दिस सरफेस। अगर इस सरफेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब हो गया ना, कंप्लीट हो गया कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन। अब ये वेक्टर आ गया। अभी अगर सपोज हमारी सरफेस कुछ इस तरह से होता तो इस सरफेस को आप कैसे दिखाते हैं, इस सरफेस को आप कुछ इस तरह से दिखाते कि ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब इसकी ये क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा और इट हैज अ मैग्नीट्यूड 1 एंड इट ओनली शोज द डायरेक्शन। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ये हमें क्या हो गया, अब हमारे एरिया की डायरेक्शन ये बता रहा है। और हमने क्या कहा, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर to a given surface, given surface। तो अभी हम यहां पर कहें whatsoever the area
लेकिन अगर हम उसको ये देखें कि ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो हम उसको मान लेंगे कि इट इज योर एरिया वेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये वेक्टर है आपका ए, अब आप इसमें मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये इसका डायरेक्शन जिसको आपने यूनिट वेक्टर से दिखाया। अब क्वेश्चन ये आया कि ये आपका मैग्नीट्यूड जो है ये किसके बराबर है, तो इट इज सिंपली आप कह सकते हैं इट इज ए कॉस थीटा आई कैप। आई कैप से हमारा मतलब हो जाता है कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब जब हमारा एक प्लेन है, कोई 3D जगह तो नहीं है, 3D प्लेन, 3D में आप देख रहे हो कि भाई हाइट भी है उसका, तो अगर मैग्नीट्यूड होगा तो उस सरफेस में होगा, तो उस सरफेस को हम क्या मान लेते हैं, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल आपने मान लिया, तो हमने यहां पर शो कर दिया कि ए इज ए कॉस थीटा एंड आई कैप। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको वेक्टर मानते क्यों है, आखिर क्यों मानना पड़ता है कि हमें ये वेक्टर है हमारा, या हम ये कहते हैं कि कौन सी चीजें आ जाती हैं कि भाई एरिया को हमें क्या मानना पड़ जाता है, एक वेक्टर मानना पड़ जाता है, जबकि हमें इन जनरल हम लोग कह रहे हैं कि भाई एरिया इज स्केलर। तो चलिए इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं कि हम किन कंडीशंस में एरिया को वेक्टर लेते हैं। तो अब बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल हैं, मतलब उनको अगर हमें 3 डायमेंशनली लेना पड़ेगा। अब किस तरह से लेना पड़ेगा, सपोज हम बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम कोई एक चार्ज रख दें यहां पर, अब चार्ज रखने से क्या होगा, चार्ज हमने प्लेस किया तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी हर डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अगर हम यहां पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज रख दें और वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में भी मूव कर जाएगा वो क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब एक पॉजिटिव चार्ज अगर आपने रखा हुआ है या एक आपने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, कुछ भी कंडीशंस हो, तो अब हमारी ये फील्ड लाइंस, ये लाइन ऑफ फोर्सेस या तो उस चार्ज से दूर जाएंगी या उसके पास आएंगी। अब सपोज हम ये मान लेते हैं कि कोई सरफेस इस तरह से रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में हम बात करें तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो जाएंगी। अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उनको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने कि अब कौन सी क्वांटिटीज हमें निकालनी है, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम कहते हैं या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इसकी जब हम कोई भी चीज बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी सरफेस से कितना लिंक्ड है, अब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस विच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस, कितनी लाइंस इसमें से जा रही हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस ही क्या बोली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर हम सपोज इस पर्टिकुलर सरफेस का, जो हमने सरफेस लिया हुआ है, ये जो सरफेस लिया हुआ है, इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर दें, देखिए ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। तो ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज किया, कुछ इस तरह से कि मैंने इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब अगर इस सरफेस को टिल्ट करूंगा तो क्या होगा, पहले डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी, पहले मैंने इसको ऐसे प्लेस किया हुआ था, तो अभी आप देख रहे थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वर मोर। अब आपके सामने ही मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं और आप क्या देखेंगे, अब सपोज दिस सरफेस इज टिल्टेड, एरिया उतना ही है। अगर आप देखें तो अभी एरिया में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन अब ये जो फील्ड लाइंस थी देखिए ऊपर से निकल गई, इधर वाली लाइंस इधर से पास हो गई। ओनली दीज लाइंस आर क्रॉसिंग। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कितने एंगल से हमने इसको टिल्ट किया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो गई। जैसे कि आपको पता है कि फाई ई किससे दिया जाता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब फाई क्या है, फाई इज नंबर ऑफ लाइंस, तो ये क्या है, स्केलर।
ये क्वांटिटी स्केलर है, लेकिन इसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताने के लिए जो इस सरफेस में से जा रहा था, हमें क्या करना पड़ा, एरिया को वेक्टर लेना पड़ा। अब जब डॉट प्रोडक्ट आप यहां पर देख रहे हैं तो वेक्टर है अगर सपोज, तो क्या होगा, अब देखते हैं। जैसा डेफिनेशन में आपको बताया है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, इट इज ई मॉड ए मॉड एंड इट इज कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच का एंगल आ गया, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में। अब सपोज आप ये कहते कि यही सरफेस अगर हमारी किसी, जैसे मैंने एक चार्ज और ले लिया, मैं यहां एक चार्ज बना लेता हूं। अब यहां पर जो फील्ड लाइंस थी वो इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए इनको फील्ड लाइंस। अब सरफेस यहां पर है, सरफेस का ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज होगा और अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, आपको एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना होता है। अब जैसे मैं एक सीधा सा डायग्राम आपको बना रहा हूं और यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैंने अभी आपको मैग्नीट्यूड में लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए कॉस थीटा आई कैप। तो अगर आप यहां देखें, सपोज एक, वैसे मैंने आपको बस थोड़ा सा ही टॉपिक है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस टॉपिक को, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किन कंडीशंस में हमें एरिया को एज वेक्टर लेना है और कहां पर। अब ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें बदली हुई नजर आती हैं। अब यहां पर अगर आप देखते हैं, सपोज मैं दो सरफेसेस यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आप जरा देखिए उन चीजों को। चलिए देखते हैं, एक सरफेस मैंने ये ड्रॉ किया, देखिए। अब इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऑलमोस्ट सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। अब इस कंडीशन में एरिया वेक्टर किधर था, एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको टिल्ट कर देता हूं थोड़ा सा भी एंगल से, तो आप क्या देखेंगे, अब इतने पार्ट्स में ये जो हमारा पोर्शन स्पेसिफिक मैंने ड्रॉ किया है, विच वन, ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, जो मैं अभी इस तरह से क्रॉस कर रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। तो अब सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसमें से पास हो रही हैं, ओनली दिस मच एरिया। देखिए मैं इस चीज पर फिर दोबारा से आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही। अब इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, अब एरिया वेक्टर हो जाता है ये। अब जितने एंगल से आपने इस सरफेस को टिल्ट किया है, उतने ही एंगल से अगर आप यहां देखेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों उतने ही एंगल पर आ गए। तो सिंपली हम यहां पर क्या देंगे, इट इज ई ए कॉस थीटा। तो आपका फाई ई क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। अब अगर इस सरफेस को मैं एग्जैक्टली यहां पर ले जाऊं, देखिए आप, मैं फिर से यहां पर आपको शो कर रहा हूं, इस जगह पर ले गया। अब इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर इधर चला गया। अब जब एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी। मतलब कहने का हो गया कि आप कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए। अब एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है ये आपका ई है और ये ए है। तो इस सिचुएशन में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो यहां आप कहेंगे ई ए कॉस 90 और कॉस 90 इज 0। तो फाई ई क्या हो गया, 0 हो गया। तो हो गया ना बेटा, बहुत सिंपल हो गया बच्चों ये चीज कि हम किस जगह एरिया को एज वेक्टर लेंगे। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें अगर हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, किसी भी सरफेस के ओरिएंटेशन को चेंज कर दें और वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें मजबूरी बन जाता है कि एरिया को हमें वेक्टर मानना ही पड़ता है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस कंडीशन में, किन सिचुएशन में हम एरिया को वेक्टर मानेंगे। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ठीक तरह से, अच्छी तरह से, तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।